हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हमारी एमएड एंट्रेंस की क्लास नंबर 9 स्टार्ट होने जा रही है। अगर आपने भी अभी तक प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो उन वीडियोस को ज़रूर वॉच कर लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितने टॉपिक हम कर चुके हैं और कितने टॉपिक्स हमारे बाकी हैं। ठीक है, तभी आप एक सीक्वेंस पकड़ पाएंगे अपनी तैयारी का। तो अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और एक भी वीडियो आप मिस ना करें। ठीक है, फॉर अपकमिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्व शिक्षा अभियान। देखिए, जो सर्व शिक्षा अभियान है इसको पढ़ने से पहले इसका एक इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्यों आया था और क्यों इसकी ज़रूरत थी सर्व शिक्षा अभियान की, किस लिए ये लाया गया था। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है, हमारी जो कंट्री इंडिपेंडेंट हुई वो 15 अगस्त 1947 में हुई, और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो आया वो 26 जनवरी 1950 में आया था। और उसमें आर्टिकल 45 ने क्लियरली ये कहा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको फ्री और कंपलसरी किया जाए। एज ग्रुप उन्होंने रखा था 6 to 14 ईयर्स। फिर जैसे जैसे आगे पॉलिसीज़ आती गई, कमीशंस आते गए, उन्होंने भी यूनिवर्सलाइज करने के लिए प्राइमरी एजुकेशन को बहुत सारे अपने सुझाव दिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोठारी कमीशन 1964-66 ने भी स्पेशल एम्फेसाइज किया इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी पे। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा, चाहे वो बैकवर्ड क्लास से है, चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, तो सभी को एजुकेशन का एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तो उसको मिलनी ही मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 अनाउंस हुई थी, तो उसने भी यूनिवर्सलाइज करने की बात कही प्राइमरी एजुकेशन को। देन उसके बाद आ जाती है 1986 की एजुकेशन पॉलिसी, जो 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस हुई थी, उसने भी प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने की बात कही। इसके बाद 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया, और उसके बाद फिर आया एजुकेशन फॉर ऑल 1990 में। तो इन सभी ने प्राइमरी एजुकेशन पर पूरा जोर दिया कि प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज कर दिया जाए। इसके बाद आ जाता है फिर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP, जो कि 1994 में आया था। उसने भी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात की थी। फिर 15 अगस्त 1995 में एक मिड डे मील स्कीम आई, इसने भी स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने की बात कही। अब देखिए, इतने सारे कमीशन और पॉलिसीज़ ने प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने की बात तो कही, लेकिन ये जो इतना सारा एफर्ट करने के बावजूद भी ये प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने का जो एक सपना था वो फेल हो गया था। ठीक है, तो नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान अप्रूव हुआ और ये इम्प्लीमेंट किया गया जनवरी 2001 से। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस से अपने टॉपिक पर। एक आउटलाइन आपको पता होनी चाहिए थी, एक इंट्रो, कि सर्व शिक्षा अभियान आया क्यों था और इस संदर्भ में किस किस कमीशन ने अपना योगदान दिया था। तो चलिए अपने टॉपिक को देख लेते हैं। यह भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे 2001 में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान को कानूनी समर्थन जब दिया गया तब 6 to 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का लेखा जोखा 21A के तहत भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो आप इसका ईयर जरूर याद रखेंगे। दूसरी चीज़, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या थे। देखिए, जो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था वो ये था कि प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ इन्होंने कही कि वर्ष 2003 तक सभी बच्चे स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक स्कूल और वापस स्कूल चलो शिविर में शामिल करना। नेक्स्ट पॉइंट है फिर सभी बच्चों द्वारा वर्ष 2007 तक 5 वर्षों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना, और सभी बच्चों द्वारा वर्ष 2010 तक 8 वर्षों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना।
नेक्स्ट इनका उद्देश्य था जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक स्तर की प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन हो वो रियल लाइफ पर बेस्ड हो, ये ना हो कि बस आप बच्चे को रटवाए जा रहे हैं, बुकिश नॉलेज दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है फिर स्त्री पुरुष असमानता और सामाजिक वर्ग भेद को वर्ष 2007 तक प्राइमरी स्तर और वर्ष 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना। इन्होंने स्पेशली ये कहा कि मेल और फीमेल में जो डिस्क्रिमिनेशन, जो इनइक्वालिटीज़ की जाती हैं, वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दी जाए, जबकि ऐसा आज भी नहीं है ना। मेल और पहले तो बल्कि ये होता था, इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था कि अगर घर में एक लड़का और एक लड़की है तो लड़के को स्पेशली प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता था और लड़की को पढ़ाया जाता था गवर्नमेंट स्कूल में। आपने भी ज़रूर देखी होगी ये स्थिति अपने आसपास में, है ना। तो इन्होंने इसको भी ख़त्म करने की बात कही थी। नेक्स्ट है फिर वर्ष 2010 तक 100% बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 प्रशिक्षण परिषद NCERT ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा की तैयारी की। नेक्स्ट एक चीज़ और, जो सर्व शिक्षा अभियान था, देखिए 2-4 पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करने भूल गई हूँ, तो मैं बोल देती हूँ, आप उन्हें नोट कर लीजिए, आपके एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च कब हुआ? ये हुआ 1987 में। सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च हुआ 2001 में। मिड डे मील स्कीम लॉन्च हुई 1995 में और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम लॉन्च हुई 2004 में। ये जो सभी मैंने आपको बताए हैं ये कंपोनेंट थे सर्व शिक्षा अभियान के, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च हुआ 1987, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लॉन्च हुआ, मिड डे मील स्कीम लॉन्च हुई 1995 में और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम KGBVSB बोलते हैं जिसे, ये लॉन्च हुई 2004 में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि है NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। अब देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में भी एक आउटलाइन, एक इंट्रो आप जान लीजिए कि ये क्यों लाया गया था और किस लिए इसको लाने की ज़रूरत थी। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, उसको ध्यान से आप सुन लीजिए। UPA गवर्नमेंट जो थी उसने क्लेम किया था कि करिकुलम जो है 2000 वाला वो हार्मफुल है एक सेक्युलर कंट्री के लिए। मतलब अगर हम धर्मनिरपेक्ष भारत को देखना चाहते हैं तो जो 2000 वाला करिकुलम है उसको उन्होंने हानिकारक बताया। फिर उन्होंने कहा कि हमें एक न्यू करिकुलम कंस्ट्रक्ट करना चाहिए जो एज़ पर द नीड ऑफ सेक्युलर नेशन के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। फिर इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए जैसे जैसे एजुकेशनल पॉलिसी आई तो उन्होंने भी इसके बारे में बात की। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने इस पर जोर दिया कि अमेंड किया जाए करिकुलम एवरी 5 ईयर, ठीक है, हर 5 साल में करिकुलम को रिन्यू किया जाए। तो फिर इसी वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को कंस्ट्रक्ट किया गया था और इसे पब्लिश किया गया था 2005 में और इसका नाम रखा गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो ये जो फ्रेमवर्क है इसने कंप्लीट आउटलाइन दी क्लास 1 to 12, ठीक है, क्लास 1 से लेके 12th क्लास तक इन्होंने एक कंप्लीट आउटलाइन दी और इन्होंने डिस्कस किया कि व्हेन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, कब और क्या और कहाँ और क्यों पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ाना है। इन सब चीज़ों की बात जो की थी वो NCF 2005 में की थी और इन्होंने 1st क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सब्जेक्ट की एक पूरी लिस्ट जारी की थी कि कौन कौन से सब्जेक्ट प्राइमरी स्तर पर पढ़ाने हैं, कौन से सेकेंडरी पे पढ़ाने हैं, कौन से सीनियर सेकेंडरी पे पढ़ाने हैं, ठीक है। वैसे तो आपने BEd में भी ये बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा और अगर नहीं पढ़ा है तो जाके सब्जेक्ट की लिस्ट एक बार देख लेना कि कौन कौन से सब्जेक्ट इन्होंने इंक्लूड किए थे, ठीक है भाई। चलिए वापस से टॉपिक पर आ जाते हैं। NCF 2005 में चौथे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा द्वारा 2005 में प्रकाशित है शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद में भारत। अब देखिए ये जो NCF 2005 था ये चौथा NCF था, ठीक है भाई। इसके पूर्ववर्ती मतलब इससे पहले जो NCF आए हैं वो आया था 1975, 1988 और 2000। उसके बाद आता है
NCF 2005, उसमें भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पुस्तक और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में ये कार्य करता है। नेक्स्ट आ जाता है फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का सिद्धांत। अब देखिए इसके सिद्धांत क्या थे। सबसे पहली बात इन्होंने कही कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, कि जो आप नॉलेज दे रहे हैं बच्चे को वो ये ना हो कि बस किताबी ज्ञान दिए जा रहे हैं, वो बाहरी जीवन से भी, रियल लाइफ से भी जोड़कर उसको पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उसको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए। नेक्स्ट है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त रखा जाए, बिल्कुल रोट लर्निंग से बच्चों को दूर रखा जाए। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम केंद्रित ना हो, जो करिकुलम हो वो सिर्फ बुकिश नॉलेज पर आधारित ना हो बल्कि उसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी ऐड की जाएं ताकि बच्चे रियल लाइफ से रिलेटेड भी कुछ गेन कर सके। नेक्स्ट है फिर कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, जो कक्षा कक्ष है उसको करिकुलम में कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ऐड की जाएं ताकि बच्चा जो है अगर वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन को ब्रेक भी करना चाहता है, बीच में किसी वजह से छोड़ना भी चाहता है, चाहे तो फाइनेंशियली या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो जब वो स्कूल से निकले तो वो एटलीस्ट किसी एक चीज़ में ऐसा हो कि वो अपनी जीविका कमा सके, अपने लिए अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए वो अच्छे से पैसे कमा सके। ठीक है। तो कक्षा कक्ष में कुछ ऐसी गतिविधियाँ भी हों, कुछ एक्टिविटीज़ भी ऐड की जानी चाहिए। फिर इन्होंने बात की लास्ट में राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। ठीक है। तो ये सब बातें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंडर कही गई थी। चलिए एक बार अपनी क्लास को इसको समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी सर्व शिक्षा अभियान की, फिर इसके बारे में इसके उद्देश्य क्या क्या थे, फिर आ जाती है बात NCF 2005 की, ये कब आया था और इससे पहले कितने NCF आए थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखना ज़रूर। और इसके उद्देश्य क्या थे, इसके जो सिद्धांत हैं ये पूछ लेता है कभी कभी कि किस NCF में पढ़ाई को रोट लर्निंग से दूर रखने की बात की गई थी, या किस NCF में ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने की बात कही थी। ठीक है, आज की ये वीडियो हमारी इसी टॉपिक के साथ कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। इस वाली यूनिट से हमारे 2-4 टॉपिक बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट करके बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आप प्रिपेयर रहना बिल्कुल। एक चीज़ और, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है टॉपिक पढ़िए, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए, उससे क्या होगा आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग का पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम होते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, किससे कम पूछे जाते हैं। वैसे तो जो मैं आपको करा रही हूँ इतना इनफ है, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन लगा के क्वेश्चन की फ्रेमिंग का पता चल जाएगा। एक चीज़ और, बहुत लोग ये कहते हैं कि बस प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने से काम चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बात सोचिए आप, बस आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, आपको ना टॉपिक पता है ना सिलेबस पता है, तो फिर आप क्या ही करेंगे एग्ज़ाम में। तो आपको सबसे पहले अपने टॉपिक क्लियर करने हैं, फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने हैं। तब आपको टॉपिक के बारे में पता होगा। मान लीजिए सपोज़ दैट आपने NCF पढ़ा, NCF के बारे में जब आपको 2-4 चीज़ें पता हैं तभी तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे, या फिर ऐसे ही डायरेक्टली प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने बैठ गए। ठीक है, तो मेरा तो यही सुझाव रहेगा आपके लिए कि टॉपिक पढ़िए, उसको क्लियर कीजिए, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और एक भी क्लास आप मिस ना करें। ठीक है, चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।